नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। पृथ्वी के चारों ओर एक हवा की चादर फैली हुई है और हम इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह लगभग 690 किलोमीटर तक पृथ्वी की सतह से फैला हुआ है। यह हमें हाई एनर्जी रेडिएशन और स्पेस के ठंडे वैक्यूम से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही कम हो जाते हैं। है ना रोचक? अब बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। यह कई गैसेस और धूल के कणों का मिश्रण है। इसका मुख्य हिस्सा है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में होते हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसेस। हम सभी ने चलती हुई हवा को महसूस किया है। इसे ही हम विंड कहते हैं। लेकिन विंड होती क्यों है? यह होती है प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से। और यह प्रेशर 3 कारणों से बदलता है। 1 एल्टीट्यूड, 2 टेम्परेचर और 3 वाटर वेपर। तो अब जब हम जान गए कि एटमॉस्फेयर क्या है, आइए अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के आधार पर एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है। 1 ट्रोपोस्फियर, 2 स्ट्रेटोस्फियर, 3 मेसोस्फियर, 4 इयोनोस्फियर जो थर्मोस्फियर का हिस्सा है और 5 एक्सोस्फियर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है मिक्सिंग की जगह। यह लगभग 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक फैली होती है। पोल्स पर यह 8 किलोमीटर मोटी होती है और इक्वेटर पर 16 किलोमीटर तक फैली होती है। हमारे जीवन पर असर डालने वाली सारी वेदर घटनाएं इसी में होती हैं। इसमें कई गैसेस और वाटर वेपर होता है। जब हवा में वाटर वेपर ज्यादा हो जाता है तो वो रेन, हेल और स्नो के रूप में प्रेसिपिटेशन बनता है। आप जानते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, इस हिस्से में टेम्परेचर कम होता जाता है। जहां ट्रोपोस्फियर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, उस जगह को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यह लेयर वाटर वेपर और धूल से मुक्त होती है और लगभग 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होती है, खासकर 50 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड पर। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। इस लेयर में टेम्परेचर ज्यादा नहीं बदलता। इसका मतलब इसमें कोई वेदर घटना सामान्य रूप से नहीं होती। लेकिन कभी-कभी नीचे के हिस्से में सिरस क्लाउड्स बनते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी कहा जाता है। और हां, इस लेयर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें मौजूद है ओजोन लेयर। ओजोन गैस की अधिकता वाले इस भाग में सूरज की हानिकारक यूवी किरणें फिल्टर होती हैं, जो धरती पर जीवन को संभव बनाती हैं। अब आते हैं मेसोस्फीयर पर। यह लेयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। क्या आपने कभी शूटिंग स्टार देखा है? उसे हम आम भाषा में टूटा हुआ तारा भी कहते हैं, लेकिन यह असल में टूटा हुआ तारा नहीं होता है। दरअसल जब स्पेस से मीटियर्स यानी उल्काएं धरती के वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो वे इसी लेयर में आकर घर्षण की वजह से जलने लगती हैं और हमें वो शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं थर्मोस्फीयर की, जिसे इयोनोस्फीयर भी कहा जाता है। यह लेयर मेसोस्फीयर के ऊपर होती है और लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 600 से 1000 किलोमीटर तक फैली होती है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की गैसें हाई एनर्जी सोलर यूवी और एक्स-रे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं। और याद है, मैंने पिछले वीडियो में ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस के बारे में बताया था। वो इसी लेयर में दिखाई देते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नजारा होता है। आयोनोस्फीयर, जो थर्मोस्फीयर का हिस्सा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां सोलर रेडिएशन के कारण एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं। यह लेयर लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे यह लंबी दूरी की रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत काम आती है। लेकिन यह मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। और अब आखिर में बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। यह एटमॉस्फेयर की सबसे आउटरमोस्ट लेयर है। यहीं से स्पेस की शुरुआत होती है। यहां की हवा बहुत ही पतली होती है और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसेस मौजूद होती है, वो भी बहुत कम मात्रा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।